हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं रेंट फ्री एकोमोडेशन के रेस्पेक्ट में। तो आज के कॉन्सेप्ट से और पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट से दोनों मिलाने के बाद आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉई क्या वैल्यू निकालते हैं और क्या प्रोसेस है वैल्यू निकालने का। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसे प्रॉपरली समझ सकें। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन ये है मिस्टर राम एम्प्लॉयड विथ ए प्राइवेट कंपनी इन पुणे, पॉपुलेशन हैविंग 10 to 25 lakhs, है ना। एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राम जो है पुणे में एम्प्लॉयड है और जिस पुणे सिटी का जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से 25 lakhs के बीच है माना गया है। Company has taken accommodation on lease at the rate of 12,000 per month, है राइट। तो कंपनी ने क्या किया, लीज पे एकोमोडेशन लिया और उस लीज के बदले कंपनी जो है 12,000 रुपया पर मंथ पे करती है। और वही लीज एकोमोडेशन जो है किसको दिया गया, मिस्टर राम को, प्रोवाइडेड टू मिस्टर राम एज रेंट फ्री एकोमोडेशन। क्लियर, यहां तक है। उसके बाद राम जो है पर मंथ एम्प्लॉयर को 2,000 रुपीज पे करते हैं। कितना, 2,000 रुपीज पे करते हैं पर मंथ। ध्यान देख लीजिएगा, एम्प्लॉयर को एज ए रेंट फ्री एकोमोडेशन के बदले में, इन एक्सचेंज ऑफ दैट। तो यहां पे जो पार्ट है वो है बेसिक सैलरी 35,000 पर मंथ, डीए 7,000 पर मंथ, कमीशन जो कि 24,000 पर एनम, और फर्नीचर जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया है उसका कॉस्ट का वैल्यू जो है 1,50,000 है। अब आपका ये क्वेश्चन ये उठता है, मतलब जो क्वेश्चन इसमें है वो ये है कि आरएफए का वैल्यू क्या होगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू क्या होगा जो कि पार्ट ऑफ सैलरी के तौर पे एज ए परक्विजिट कंसीडर किया जाएगा। इज इट क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि रेंट फ्री एकोमोडेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला, या तो वो प्रॉपर्टी जो है जो रेंट फ्री एकोमोडेशन के तौर पे यूज हो रहा है या तो वो एम्प्लॉयर का है या लीज्ड पे है। दो ही सिचुएशन था। अगर वो एम्प्लॉयर का था तो हमारे पास रूल 3 के अंतर्गत एक स्लैब दिया गया है कि अगर 25 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन वाला सिटी है देन 15% ऑफ द सैलरी विल बी कंसिडर्ड। क्लियर। दूसरा, अगर 10 to 25 लाख से पॉपुलेशन के बीच है तो वहां पे 10% का परसेंटेज दिया गया था। और थर्ड था कि अगर सिटी जिसका पॉपुलेशन बिलो 10 लाख है उसमें 7.5%। राइट, इतना तो क्लियर था। ये किस रेस्पेक्ट में था, ऐसे प्रॉपर्टी के लिए जो ओनर का अपना प्रॉपर्टी था, उसने एकोमोडेशन के तौर पे दिया था अपने एम्प्लॉय को। लेकिन दूसरा एक सिचुएशन था क्या, लीज प्रॉपर्टी, अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड जो किया जा रहा है वो भी एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है, उसके लिए भी उसने लीज पे लेके रेंट दे रहा है हर महीने 12,000 रुपया। इन दैट केस क्या होगा, तो इन दैट केस में यहाँ पे उसी क्वेश्चन को हम लेके आए हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। वहां पे दो सिचुएशन क्रिएट करेंगे हम लोग। पहला कि लीज पे जो रेंट दिया जा रहा है वो 12,000 रुपये पर मंथ है, इसका मतलब 12 दूनी 24,000 है ना, सॉरी 12,000 है, मतलब 1,44,000, 12 into 12, तो 1,44,000 का परक्विजिट एम्प्लॉय को दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, है ना, क्योंकि वो तो एम्प्लॉय से ले नहीं रहा है। प्लस में आप देखिएगा कि राम भी 2,000 रुपये पे कर रहा है पर मंथ कि भाई साहब आप हमको दे रहे हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन, तो आई एम मेकिंग पेमेंट ऑफ 2,000 पर मंथ इंस्टीड ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ 12,000, है ना। तो 2,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू ऑफ परक्विजिट या वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन का निकालेंगे तो लीज वाले में ध्यान रखिएगा दो ही चीज का होता है, दो ही कंपैरिजन होता है लीज प्रॉपर्टी में। मैं आपको और क्लैरिटी दे रहा हूं। लीज प्रॉपर्टी में यहां पे सबसे पहला पॉइंट जो टोटल रेंट होगा 12,000 रुपया पर मंथ है, तो 12,000 इंटू 12 मतलब 1,44,000 का आपका अमाउंट हुआ। दूसरा चीज हम लोग करेंगे 15% ऑफ सैलरी, जो भी अमाउंट आएगा इन दोनों में which one is least, आपको ये देखना है कि इन दोनों में लीस्ट कौन सा है। तो जो भी कम होगा वही जो है इसमें कंसीडर किया जाएगा एज ए परक्विजिट। जो इन दोनों में कम होगा वही कंसीडर किया जाएगा, वही वैल्यू ऑफ आरएफए के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। एक चीज हो गया। दूसरी बात जो कि बार बार पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप यहाँ पे आरएफए का कैलकुलेशन कर रहे हैं
तो वहां पे सैलरी मतलब होता है बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन और एनी अदर अलाउंसेस गिवन बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय, और कोई भी अलाउंसेस जो टैक्सेबल है, ध्यान रखिएगा जो टैक्सेबल है, क्लियर, एक्सेप्ट डायरेक्ट परक्विजिट के तौर पर, जैसे एकोमोडेशन है वो परक्विजिट के तौर पे आ रहा है तो उसका वैल्यू निकालना होगा वो बाद में, वो टैक्सेबल होगा, है ना। तो परक्विजिट डायरेक्टली जिसका कि पैसा में कैलकुलेशन इमीडिएटली नहीं होगा, उसको छोड़ के जितने भी किसी भी रूप में अगर पैसा दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, देन दैट ऑल विल बी कंसिडर एज द पार्ट ऑफ द सैलरी, और आरएफए के कैलकुलेशन में उसको हम कंसिडर करते हैं। तो चलिए हम आरएफए के तौर पे सबसे पहले सैलरी निकाल लेते हैं। तो सैलरी निकालने के लिए हमें क्या क्या लेना होगा, तो सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो कितना है 35,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 12 आपका 4,20,000, राइट। चलिए अब आते हैं डीए पे। डीए कितना है 7,000 इंटू 12 मंथ्स, कितना आ जाएगा 7,000 इंटू 12 84,000, है ना, इसको जीरो है। तीसरा, चूंकि कमीशन भी टैक्सेबल होता है तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर एज द पार्ट ऑफ द सैलरी। तो सैलरी कमीशन कितना है 24,000 इन ईयर, तो यहां पे डायरेक्टली क्या करेंगे 24,000 ऐड करेंगे। अब ये जो टोटल है और कुछ भी नहीं बचा हुआ है इसमें, है ना, तो जो भी कुछ है उन तीनों को ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 4,20,000 और 4 लाख, ये 5,28,000, यही होगा ना 528। ये हो गया, क्या हो गया आरएफए के पर्पस से सैलरी, टोटल सैलरी, जिसके आधार पे हम आरएफए को कैलकुलेट करेंगे। और आरएफए को कैलकुलेट करने के लिए दो ही चीज को ध्यान रखा जाता है कि लीज पे जितना जा रहा है उसका 12 मंथ या एनुअल जो भी लीज होगा वो प्लस 15% ऑफ सैलरी, व्हिचएवर इज लेस विल बी कंसिडर्ड एज परक्विजिट फॉर द कंसिडरेशन इन द पार्ट ऑफ द सैलरी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पुणे का पॉपुलेशन जो है 10 to 25 lakhs है, तो व्हाई इट इज 15%, व्हाई नॉट 10%, राइट, आ रहा है ना। यही चीज क्लियर करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया था। ध्यान रखिए, जब लीज पे कोई भी रेंटेड प्रॉपर्टी है, लीज पे लिया हुआ है और एम्प्लॉयर के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट या रेंट फ्री के तौर पे दिया जा रहा है, तो वहां पे कुछ भी कंसिडर नहीं होता है, ओनली 15% ऑफ सैलरी कंसिडर होता है, वहां पॉपुलेशन का वैल्यू जीरो है। जब यही प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर का अपना होता और वो एकोमोडेशन के तौर पे दे रहा होता रेंट फ्री, तब हम लोग 10% ऑफ सैलरी लेते या 7.5% ऑफ सैलरी लेते। मतलब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि ये लीज प्रॉपर्टी है, इसका मतलब इस पॉपुलेशन का कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि अगर कोई लीज प्रॉपर्टी है तो उसमें लीज का रेंट जो भी एनुअली जा रहा है वो लेंगे और प्लस 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, जो भी कम होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ द सैलरी एज परक्विजिट आरएफए के वैल्यू के तौर पे। क्लियर है यहां तक। चलिए अब यहां तक हम लोग यहां पे रब करते हैं ताकि हमें कुछ क्लैरिटी और भी आ सके। तो हमारा सैलरी आ गया, अब आरएफए का कैलकुलेशन करेंगे। विजिबल है ना आप लोगों को? विजिबल नहीं होगा तो आप बता दीजिएगा, आगे से हम इस तरह से, हालांकि बोर्ड जो है और बड़ा ले रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी और अच्छे से हो। तो 4x5 का एक बड़ा बोर्ड मैंने ऑर्डर दिया है, तो वो आ जाएगा तो प्रॉपरली लिखने में भी होगा, जो यहाँ तक आएगा तो प्रॉपरली आपको विजिबल होगा। एनीवे ट्राई टू एडजस्ट, क्योंकि क्या होता है ना, स्कार्सिटी में जो लर्निंग होती है ना वो बेस्ट होती है, ये मेरा भी मानना है। फुल फैसिलिटी के साथ में लर्निंग नहीं हो पाता है प्रॉपरली, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कार्सिटी माइंड में अगर है और आपके अंदर वो डिवोशन है तो एक्चुअल डिवोशन ऑफ लर्निंग है। चलिए तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं अब वैल्यू जो है वो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेंट ऑफ लीज्ड लीज प्रॉपर्टी। रेंट ऑफ लीज प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो 12,000 इंटू 12 मतलब 1,44,000, ठीक है, एक पार्ट हो गया।
दूसरा पार्ट हम लोग निकालेंगे 15% ऑफ सैलरी। तो हमें 15% ऑफ सैलरी कितना आया है हमारा? 5,28,000, 528। ये कितना वैल्यू आ जाएगा 5 लाख का? 79,200, 79,200 है ना। तो अभी आप कंपैरिजन कीजिए, 1,40,000 ज्यादा है या 79,000? तो ये ज्यादा है, मतलब हमें तो ढूंढना है कम। हमें ढूंढना है कम, तो 79,200 कम है, तो दिस विल बी कंसिडर एज द पार्ट ऑफ परक्विजिट और एज अ पार्ट ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन वैल्यू। ध्यान रखिएगा, 79,200। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद ये वाला पार्ट को हम लोग हटाते हैं और देखते हैं फर्नीचर का, है ना। तो फर्नीचर का कॉस्ट तो हम लोगों को पता ही है, तो फर्नीचर का वैल्यू एज ए परक्विजिट क्या होगा? तो हम लोग 1,50,000 का 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000। तो टोटल आरएफए का वैल्यू क्या हो जाएगा? टोटल आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यू ऑफ आरएफए इंक्लूडिंग फर्नीचर, है ना। तो हमें क्या आ जाएगा? 79,200 प्लस 15,000 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? मतलब जोड़ना ही पड़ेगा। 200 प्लस 15,000 कितना आ जाएगा? 94,200। ये एक्चुअल वैल्यू आया रेंट फ्री एकोमोडेशन का टोटल वैल्यू। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये 2,000 रुपीज पर मंथ पे भी कर रहा है एम्प्लॉयर को, है ना। तो ये क्या है भाई? ये तो डिडक्ट होना चाहिए ना, तो नहीं तो अदरवाइज क्या होगा? इतना पार्ट 24,000 जो है डबल टैक्सेशन में चला जाएगा। इसलिए इसमें 24,000 माइनस कर दीजिए, -24,000। तो कितना आ जाएगा? -24,000 मतलब 70,200। क्लियर? तो हमने क्या देखा? चलिए इसको रिकैप करते हैं फास्टली। जो 2 पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि लीज रेंट की बात आएगी तो पॉपुलेशन का कोई वैल्यू नहीं है, पहला नोट पॉइंट। दूसरा, अगर आरएफए का वैल्यू निकालना है तो आपको सैलरी के तौर पे सारे बेसिक डीए, कमीशन, बोनस और अदर ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर आरएफए कैलकुलेशन। दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां पे दिखेगा कि जो भी वैल्यू रहेगा रेंट का, लीज प्रॉपर्टी का जो रेंटल वैल्यू है प्लस 15% ऑफ सैलरी, उन दोनों में जो लोअर होगा वही परक्विजिट के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, वही टैक्सेबल इनकम ऑफ द सैलरी होगा, है ना, इन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्टेन अमाउंट पे किया है in exchange of rent free accommodation, then that amount will be reduced so that double taxation will not be there, और जो बैलेंस बचेगा that will be the part of RFA या rent free accommodation, मतलब that will be the actual value of the rent free accommodation, जिसमें फर्नीचर और अनफर्निश्ड जो है अकोमोडेशन है वही चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन को साइड कर दीजिए अगर लीज प्रॉपर्टी है तो। चलिए मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोगों ने वीडियो में कमेंट जरूर डालिएगा और अपना क्वेरी रेज जरूर कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, बार बार देखिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। थैंक यू।